नमस्कार दोस्तों, बैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम यहाँ जो सीटेट इन्वायरमेंट स्टडी सितंबर 2016 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा सभी मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम, कीट, छिपकली। ऑप्शन डी चील, गरुड़, गिद्ध। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। हमारा ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि जो ये निम्न जीव समूहों में दिए गए हैं, ये मनुष्य क्या होता है कि 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख पाने में सक्षम होते हैं। और ये जो समूह में चील, गरुड़, गिद्ध होते हैं, ये मतलब अधिक दूरी तक देख सकते हैं मनुष्य। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ एक फसल के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की फसल होती है। तो क्वेश्चन हमारा है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। और ये राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को फिर मतलब भूमि जब खोद लेते हैं हल्का हल्का, तो इसको भूमि को क्या होता है, हम जोतते नहीं हैं और उस पर ही मतलब ऊपर से ही बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की खेती मतलब किस प्रकार की खेती कही जाती है। जैसे ऑप्शन ए सिंचाई की खेती, ऑप्शन बी सहकारी खेती, ऑप्शन सी झूम की खेती, ऑप्शन डी सीढ़ीनुमा खेती। तो हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन सी झूम की खेती। ये देखिए यहाँ बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, झूम की खेती। अब आइए झूम की खेती के बारे में जान लेते हैं। ये जो झूम की खेती होती है, ये जो मतलब पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। और ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जहाँ पर जंगल झाड़ियाँ पाई जाती हैं उनको साफ करके मैदान बनाया जाता है, उसके तत्पश्चात खेती की जाती है। और जब मतलब उस जगह की उर्वरा शक्ति समाप्त होने लगती है तो क्या करते हैं कि हम मतलब जो कृषि करते हैं दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं, मतलब स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। आइए तीसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। मतलब जब भी सपेरा बीन बजाता है और तो सांप क्या होता है कि उसके प्रति अनुक्रिया करता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, और ऑप्शन बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, ऑप्शन डी उस या वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। अब ये कैसे करता है, मतलब जब मान लिया कि जब कोई सपेरा बीन बजाता है तो उस बीन के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होती है तो उस सांप क्या करता है कि जो कंपन उत्पन्न होती है तो उसके प्रति अनुक्रिया कर कर मतलब अनुक्रिया करता है और अपने सिर को हिलाता रहता है। मतलब जब बीन बजता है तो जहाँ उसके जो उससे कंपन निकलती है तो उसी के अनुसार वो अपने सिर को अनुक्रिया करके हिलाता रहता है। और जैसे आम भाषा में जो सामान्यतः लोग क्या कहते हैं कि सांप को नृत्य करता हुआ समझते हैं, मतलब सांप नृत्य कर रहा है, ये हम लोग समझते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता, उनके 2 बच्चे होते हैं। तो
आपको कथन बताना है और कथन पढ़कर आपको समझना है कि जो परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके बच्चे होते हैं, तो मतलब ये किस प्रकार का, इसमें मतलब क्या सत्य है ये इस कथन में। तो ऑप्शन है सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। और ऑप्शन बी है सही नहीं है क्योंकि इस कथन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ऑप्शन सी है सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सत्य है क्योंकि ये किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही होगा सी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें बताया गया है कि परिवार एक इकाई होता है, जैसे इसमें सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अब आइए जान लेते हैं कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता बच्चे के अलावा अन्य और भी सदस्य होते हैं। और जैसे मान लिया जैसे यहाँ बताया गया कि भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों के अनुसार जो अपने अपने विचार दिए गए हैं, अलग अलग परिवार की मान्यताएं होती हैं, अतः परिवार में केवल माँ पिता और बच्चों को सम्मिलित होना गलत है। तो यहाँ हमारा ये जो कथन दिया गया है कि परिवार की इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, तो ये सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का मतलब एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ये बताया गया है। आइए 5वें क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। 5वें क्वेश्चन में दिया गया कि मानवों के पेट में अमाशय की एक रस की प्रकृति होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो इसमें मतलब कौन सा ऐसा रस पाया जाता है अमाशय में जो वो भोजन को पाचन में मतलब पचाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी उभयधर्मी, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी अम्लीय। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अम्लीय। ये जो अम्लीय रस पाया जाता है अमाशय में, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है क्योंकि मानव के पेट में जो अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है और जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। वास्तव में ये अम्ल एक क्या है, एक रासायनिक यौगिक है जो जल में ये घुल जाता है और हाइड्रोजन आयन देता है। और इसका जो अम्ल होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है, इसीलिए इसको अम्लीय बोलते हैं। और जो 7 से अधिक होते हैं उनको क्षारीय बोलते हैं। और जैसे इसका पीएच मान 7 से कम होता है और इसलिए इसको अम्लीय बोलते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल हो गया जिसको सिरका कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और जिस पदार्थों या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। जैसे मानव के आंत्र में क्या है, हाइड्रोलिक अम्ल HCl की अधिकता हो अगर बढ़ जाती है तो मतलब बढ़ने की जब ये HCl की अधिकता होने से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। जैसे हम लोगों को एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ क्या होता है कि HCl की अधिकता बढ़ जाती है, इसलिए एसिडिटी होती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कशन करेंगे। कक्षा थर्ड, यहाँ मतलब ये जो है ये थर्ड होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि कक्षा थर्ड की एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा। और जैसे उसमें क्या थे, नींबू की पत्तियाँ थी, आम की पत्तियाँ थी, तुलसी की पत्तियाँ थी, पुदीना, नीम, केला इत्यादि। और कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया, उनको क्या किया कि अलग अलग किया, ऑप्शन ए में बांट दिया और ऑप्शन बी में बांट दिया। तो ऑप्शन ई में क्या उन पत्तियों को रखा गया, दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ। और बी में क्या रखा कि गुड़ जो मतलब बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ हैं उनको अलग करके रखा। और फिर देखा कि जो शिक्षक ने समूह जो ये पत्तियाँ दो मतलब इसमें बांटी गई हैं ऑप्शन ए ऑप्शन बी में, तो शिक्षक ने उनका मतलब
शिक्षक ने उनको जांचा और उसमें देखा कि जो पत्तियां ए सेक्शन में रखी हैं उनको सही माना और जो पत्तियां बी सेक्शन में रखी उनको गलत माना। तो इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें कुछ टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे ये हमारा होगा केवल यहाँ तक, ये यहाँ तक होगा, प्रतिबिंबित करता है, ये गलत छप गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ये क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लाते हैं और जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने ऑप्शन डी कहता है कि अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चों के वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो शिक्षक के द्वारा जो बच्चों द्वारा क्रियाकलाप यहाँ पे करवाया गया है कि कुछ पेड़ पौधों की पत्तियाँ दे दी गई और उनको बोला गया कि इनको अलग अलग जो हैं इनकी विशेषताओं के अनुसार पत्तियाँ अलग अलग सेक्शन ए सेक्शन बी में बांटना चाहिए। और शिक्षक ने उनको जब उसका निरीक्षण किया तो उसमें पाया कि ये जो आप सेक्शन ए में की पत्तियाँ थी ये उनको सही माना और सेक्शन जो बी की पत्तियाँ थी उनको गलत माना। तो इसका जो शिक्षक ने दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है तो देखता है कि हमारा ऑप्शन यहाँ सही होगा, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्थिरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। अब कैसे सही उत्तर होता है कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, और क्योंकि बच्चों द्वारा जो पत्तियों का वर्गीकरण किया गया है उसमें क्या है, नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि की दवाओं के गुण वाली पत्तियाँ थी और उसमें क्या है कि दवाओं के गुण से रहित जो पत्तियाँ थी उनके मतलब उनको अलग बांटा गया है। तो ये वर्गीकरण का काम, ये जो वर्गीकरण किया गया है ये काम विशिष्ट एवं स्थिरीकृत है, यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। जब भी पर्यावरण अध्ययन कर रहे होते हैं और उसमें जो क्रियाकलाप कराई जाती है तो उससे जो विचार प्राप्त होते हैं तो उनमें हम क्या ध्यान रखेंगे। बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे, लड़कों या लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे वो ध्यान रखेंगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगे वो ध्यान रखेंगे, और ऑप्शन डी है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और डी। बच्चों को रुचिकर और बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना होगा और लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। और ऑप्शन डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। क्योंकि जब हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्न बातों को बता रहे होते हैं तो उसमें जो निम्न बातों में ध्यान रखना चाहिए वो तो बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, लड़के एवं लड़कियों को समान रूप से जो रुचिकर लगे वो बात करनी चाहिए, और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे ऐसी बातें करना चाहिए। और जब पर्यावरण हम पढ़ा रहे होते हैं या अध्ययन करवा रहे होते हैं तो इन जो निम्नलिखित बातें बताई गई हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वो कथन कौन सा है। मतलब यहाँ ये बताया गया कि इसमें 4 कथन दिए गए हैं और 4 कथन में से कौन सा कथन सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है।
ऑप्शन बी, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने में अधिक सीखते हैं। ऑप्शन डी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन, कि जब भी पर्यावरण अध्ययन करवाते हैं सामूहिक रूप से और क्रियाकलाप करवाते हैं, और जब विद्यार्थी अपना शिक्षक के साथ तर्क प्रस्तुत करते हैं तो उसके अनुसार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस समूह में क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अच्छा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जो सामूहिक रूप से क्रियाकलाप कराई जाती है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे प्रौढ़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख जाते हैं एक दूसरे से, और सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होती है, और उस बहस से क्या होता है वो अधिक सीखते हैं। जबकि बच्चों के अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करना मतलब सामूहिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ ये बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए, निर्धारण मापनियाँ। ऑप्शन बी, दत्त कार्य। ऑप्शन सी, कागज पेंसिल परीक्षण। ऑप्शन डी, मौखिक प्रश्न। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी, दत्त कार्य। अब इसमें क्या होता है कि जब भी पर्यावरण अध्ययन कर रहे जब बच्चे पर्यावरण अध्ययन कर रहे होते हैं तो जो सामाजिक व वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए जो सर्वाधिक उपकरण है वो दत्त कार्य होता है। अब आइए जान लेते हैं कि सामूहिक कार्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सामूहिक कार्य से क्या होता है कि पर्यावरण कर रहे बच्चों की सामाजिक व वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य सबसे उपयुक्त है, क्योंकि दत्त कार्य का तात्पर्य यहाँ दल कार्य से है। तो दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का दबाव बिल्कुल न के बराबर होता है। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने जो उनकी भावनाएं होती हैं, विचार, कल्पनाएं आदि को स्वतंत्रता पूर्वक जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं, यानी कि प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व वैयक्तिक विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन में बताने की कोशिश की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? ऑप्शन ए, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन सी, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। ऑप्शन डी, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुछ सब्जियां फल होती हैं। ऑप्शन बी, कुछ सब्जियां फल होती हैं। अब कैसे होती हैं कि जो निम्न विकल्प में दी गई हैं कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, ये विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना पकाने और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है, और इन वनस्पतिक फलों में क्या होता है, कुष्मांड जैसे स्क्वैश, कद्दू और खीरा, टमाटर, मटर, सेम, बैगन इत्यादि होते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं। इसलिए यहाँ जो बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं तो उनमें से जो विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है तो उसमें क्या है कि कुछ सब्जियां फल होती हैं, इसके बारे में बताने की कोशिश की गई है। ये जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2016 में हुई थी, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से लेकर 5 के बारे में आज हमने डिस्कस किया, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनको आप लोग प्रैक्टिस करिए और डेली प्रैक्टिस करिए, और आगे इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी। फिर हाजिर होंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की नेक्स्ट सीरीज़ लेके।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।